हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 6 एंड 7 सितंबर की मैगज़ीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, जो आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं, संडे को विज़न मैगज़ीन अपडेट नहीं करता है। वो मंडे को, संडे और मंडे की इकट्ठी अपडेट करता है। तो जब भी मैगज़ीन अपडेट हो जाती है तो मैं उसके 2 या 3 आवर्स के बिटवीन मैं मैगज़ीन अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ब्रॉड बिग गेन्स फ्रॉम आंध्र फार्मर्स। तो गाइस, क्या है, देखो आपको पता चल रहा है इसमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ये यूज़ करने के बाद क्या जो आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। देखो, ये एक तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ही होती है। देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, देखो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर का एक मेथड है। ये मेनली क्या ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से ड्रॉ किया गया है। ओरिजिनली जब इसे प्रमोट किया गया था वो महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके द्वारा प्रमोट किया गया था, जिनका नाम था सुरेश पालेकर। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो इंट्रोड्यूस कर गई थी यूनियन बजट 2019-20 में। देखो, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है। जरा अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, पहली बात क्या है, इसमें मेनली जो है बीजामृतन का मतलब क्या है, मेनली जो काउ डंग जैसे गाय का गोबर होता है या फिर जो उसका यूरिन है उसको यूज़ करके क्या किया जाता है, सीड्स को कोट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें होता है जीवामूर्तन में भी क्या होता है, मेनली क्या होता है, हम कुछ कंकोशन बनाते हैं काऊ का डंग यूज़ करके, उसका यूरिन यूज़ करके, जैगरी यूज़ करके, पल्स फ्लोर, ठीक है, मतलब कि जो आटा होता है, मतलब कि दाल का आटा, वाटर या सोइल, इस वजह से क्या होता है जो सोइल माइक्रोब्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तीसरा हम क्या करते हैं, मल्चिंग। देखो, मल्चिंग मेनली क्या होता है, हम मैकेनिकली क्या करते हैं, सोइल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया बने, ठीक है। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, सोइल सरफेस पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर कर देते हैं, जिस वजह से क्या वाटर इवेपोरेट नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो सोइल की जो ह्यूमस है, जो सोइल की ह्यूमिडिटी है वो बनी रहेगी। इस वजह से क्या है, वो वाटर को ज़्यादा देर तक अपने पास मतलब ट्रैप करके रखेगी, ठीक है। आपको बार बार इरीगेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका फ़ायदा है। चौथा क्या, वपाचा में मेनली क्या, सोइल एरेशन का मतलब क्या है, सोइल में जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसमें प्रेजेंट रहेगी, जिस वजह से क्या जो सोइल का जो क्लाइमेट है वो क्या बना रहेगा, फेवरेबल बना रहेगा, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स है जो हमने देख लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। जरा अब क्या देखा है, तो अभी जो आंध्र प्रदेश में जो फार्मर्स ने ये फार्मिंग यूज़ की है तो उसकी जो रिजल्ट देखे हैं तो ये पता चला है, हमने उसमें कंपेयर किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और नॉन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में किस क्रॉप में मैक्सिमम पैडी और ग्राउंडनट में। इसमें हमने मेनली 6 पैरामीटर्स को क्या किया है, कंपेयर किया, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कितनी कंज्यूम करी है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितना एमिट हुए हैं, या ईल्ड कैसी आई है क्रॉप की, ठीक है, या नेट रेवेन्यू कितना है। तो भाई देखने को मिला है जब हमने ये फार्मिंग यूज़ करी है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें हमने देखा गया पर एकड़, मतलब 1 एकड़ में हमने नियर अबाउट 1400 टू 3500 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर क्या किया, सेव किया। मतलब कि अगर इससे ये पता चलता है अगर पूरे इंडिया में अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम यूज़ करें तो हम एक साल में कितना पानी सेव कर सकते हैं, 150 टू 400 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं सिर्फ पैडी लैंड के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात की जाए, ऑफकोर्स अब ये बात आओ, सोइल में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, ठीक है, आपको बार बार इरीगेट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम होएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मेनली फार्म्स किसके ऊपर, ग्राउंड वाटर पे रिलाई करते थे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो कम हुई है, मतलब पर एकड़ नियर अबाउट 1500 टू 3900 जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हुई है। इसका मतलब 1 एकड़ पे फार्मर ने 6000 से 16000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या बचाया है। तीसरा क्या है, कहीं ना कहीं जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको भी हिंडर किया है, इस वजह से जो मीथेन के एमिशन है वो 88% तक कम हुई है। तो आप देख लो, मीथेन एमिशन जो मेनली एग्रीकल्चर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी वजह से क्या है 88% मीथेन एमिशंस क्या हुई है, कम हुई है। तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, स्टडी में ये बताया कि क्रॉप की ईल्ड पे हाउएवर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम क्लाइमेट देखें, जैसे वाटर बचा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हुई है, ठीक है, हमारा जो एमिशन है वो कम हुई है, ठीक है। तो ये सब कहीं है, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या, हमने बेनिफिट वाली देख लिया कि ये बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि रिक्वायर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर केमिकल फार्मिंग, रिड्यूसेस फार्मिंग कॉस्ट, ऑफ कोर्स फार्मिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेगी बाय यूजिंग इन सिटू रिसोर्सेज, क्योंकि क्या है वो जो सॉइल के अंदर जो इन मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको बाहर की खपत नहीं देनी पड़ेगी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, और सॉइल की न्यूट्रिशन जो उसको मैनेज करके रखी फर्टिलिटी, पेस्ट एंड सीड, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स फॉर स्टेट रिलीज। अभी क्या है, DPIIT दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी रिपोर्ट को रिलीज़ करा है, किसके साथ में मिलकर, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर।
ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हर एक स्टेट की जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे इम्प्रूव कर सकें। ये 4th एनुअल एडिशन है जिसे रिलीज़ किया गया है, 2015 से स्टार्ट किया था। देखो इस बार जो स्टेट को रैंक किया है 2019 में, वो मेनली बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया है कि किस स्टेट ने कितने हिसाब से इस जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो प्लान है ये 2018-19 में रिलीज़ किया था DPIIT ने, जिसके अंदर 180 रिफॉर्म पॉइंट्स थे और मेनली अगर ब्रॉड कैटेगरी में देखे जाए 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज थे, जैसे असेस टू इन्फॉर्मेशन, कितनी इजीली आप इन्फॉर्मेशन का असेस ले सकते हो, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, एनवायरनमेंट, ये सब इसके अंडर थे। ठीक है, दैट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर। अब जरा रैंकिंग की कैटेगरी देख लेते हैं। 4 तरह से हम रैंकिंग मतलब करते हैं। टॉप अचीवर्स, मतलब कि जिसने इस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग 95% कंप्लाई किया। फिर अचीवर्स आते हैं जिसने 90 to 95% कंप्लाई किया। फिर फास्ट मूवर्स आते हैं, फिर एस्पायरर्स आते हैं। तो 2019 की रैंकिंग में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, बाकी सेकंड टॉपर कौन है, यूपी। अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो यूपी ने टॉप किया, साउथ इंडिया में से आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, ईस्ट इंडिया में से वेस्ट बंगाल ने किया है, और वेस्ट इंडिया में से मध्य प्रदेश ने किया, और असम ने टॉप किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ठीक है, अगर यूटी से यूनियन टेरेटरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिल्ली ने टॉप किया। हाउएवर जो वर्स्ट जिसने परफॉर्म किया है वो त्रिपुरा है, जिसका रैंक 36 है। तो ये जो रैंकिंग होती है रिप्रेजेंट करती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट, मतलब कि किस स्टेट में कितनी, अगर जिसका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो इसका मतलब है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस अच्छी है, साथ ही जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वहाँ पे उनके जो रेगुलेटरी फंक्शंस है वो भी अच्छे हैं। अगर कोई भी स्टेट अच्छा रैंक लेती है इसका मतलब क्या है, उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट करेगी, हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे बूस्ट होगा और इंक्रीज़ करेगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईच स्टेट। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। इमेजेस सेंट बाय चंद्रयान 1 इंडिकेट पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन मून। देखो अभी क्या है, कुछ इमेजेस आई हैं जिसने शो किया है कि जो पोल्स है ना मून कहीं ना कहीं रस्ट हो रहा है। ठीक है, वो जो चंद्रयान डाटा ने इंडिकेट किया कि जो मून का जो पोलर रीजन है, ठीक है, जैसे आपको पता है पोल्स इक्वेटर है, तो मून्स का जो पोल रीजन है वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर का होम है। पहले हम पढ़ लेते हैं चंद्रयान 1 क्या है। देखो चंद्रयान 1 है जो 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो मेनली इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया, इन 5-6 कंट्रीज ने मिलकर बनाए थे। जो इंडिया के द्वारा जो पेलोड्स गए थे इसमें थे वो टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, ठीक है, इमेज करेगा, ठीक है, लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मून इम्पैक्ट प्रोब। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इंडिया की तरफ से थे। बाकी अब्रॉड की तरफ से जो पेलोड्स इसके अंदर मतलब कि लोड किए गए थे वो थे चंद्रयान 1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, सब इलेक्ट्रोवोल्ट एटॉमिक रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो ये हमने SCR इसलिए पढ़ा, ये क्या करता है मेनली इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, मून मिनरलोजी मैपर, रेडिएशन डोज मॉनिटर, तो ये सब कुछ इक्विपमेंट थे जो इसके अंदर लोडेड थे। ठीक है, तो अभी लिखा है कि सिंस क्या सर्फेस ऑफ मून इज नोन टू हैव आयरन रिच रॉक्स। अभी क्या है, देखो मून का जो सर्फेस है उसमें काफ़ी आयरन रिच रॉक्स हैं और ज़्यादा वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो नासा का मानना है ये मेनली जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यही बताया गया। अभी क्या है, देखो ये जो चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया था इसका काम क्या था, काम इसका यही था कि जो एंटायर लूनर सरफेस जो भी मून का सरफेस है उस पर वो मैप करेगी कि कहाँ कहाँ कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे कोई मिनरल्स प्रेजेंट है, तो उसको मैपिंग करेगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एंड द केमिकल एलिमेंट की फाइंडिंग। देखो फाइंडिंग तो ये है, हमने सबसे पहले वाटर को डिटेक्ट किया था वेपर की फॉर्म में। ठीक है, कंफर्म किया था ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस, डिटेक्ट किए थे कुछ एक्सरे सिग्नल्स होते थे जो वीक सोलर फ्लेयर्स की ड्यूरिंग क्या करते थे, एमिट करते थे। ठीक है, जिस वजह से ये इंडिकेट करते थे कि वहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है लूनर सरफेस। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस फॉर स्पेस इसने इन्फॉर्म किया कि चंद्रयान 3 भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी 2020 की शुरुआत 21 की शुरुआत में। ठीक है, तो आपको पता है 2019 में हमने क्या किया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, हाईवर वो फेलियर आया। बाकी ठीक है, चंद्रयान 1 के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, 2008 में लॉन्च हुआ था। बाकी जो चंद्रयान 3 है वो 2021 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईरान मीट एट तेहरान। अभी क्या है, इंडिया और ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो तेहरान में मिले हैं। देखो उन्होंने कुछ बातचीत करी है, तो ट्रेड पे बारे में उन्होंने यही बात करी कि हमें क्या करना चाहिए, जो अपना ट्रेड और कॉमर्स है दोनों कंट्रीज़ में उसे बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, और साथ में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब डाइवर्सिफाई मतलब कि यार यही नहीं कि आप सिर्फ 1-2 चीज़ों का ट्रेड करो, नहीं, कम से कम मतलब कि उन चीज़ों को बढ़ाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ट्रेड करो
और कंक्लूड किया कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का दर्जा दिया जाए। देखो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। इसमें यही होता है कि अगर आप कोई दूसरी कंट्री को 100 रुपये में चीज़ दे रहे हो तो इसको क्या करोगे 80 रुपये में दे दोगे। तो ऐसे ही होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम इसको देंगे। अफगानिस्तान से रिलेटेड यही बात हुई है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, अपने मॉडल को रिवाइव करना है ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया ईरान मिलकर क्या कर सकें, अफगानिस्तान को स्टेबल कर सकें। अब ये बात क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ था बीच में, जिसमें यूएस ने बोला था कि ठीक है हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है वो अफगानिस्तान से निकलेगी। तो इस कारण है तो इंडिया ईरान ने बोला कि हम अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे एज यूएस प्लान्स टू एग्जिट अफगानिस्तान एंड, और वहाँ पे तालिबान को क्या करिए कुछ शेयर दे रहे कि आप गो ऑन करो। ठीक है, तो यही है। अर्लियर क्या इंडिया ईरान और साथ में रशिया ने भी कोलैबोरेट किया था कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उन्हें सेव करेंगे जब तालिबान पावर में था बिटवीन 1996 2008 में। ठीक है, लेकिन फिलहाल किस किस की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया और ईरान की। देखो आपको पता है यूएस ने ईरान पे काफ़ी सैंक्शन दिए हुए हैं। तो अभी आपको ये भी पता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया भी मेंबर है 2021-22 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईरान है वो इंडिया से होप कर रहा है कि वो 2 साल जो टर्म रह रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ इंडिया के इम्पार्शली रहे। ठीक है, अब इंडिया के लिए ईरान की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता ही होगा। देखो गल्फ रीजन है, पहली बात आपको पता है इंडिया के 9 मिलियन जो लोग हैं वो वहाँ पे काम करते हैं कहीं ना कहीं, और इंडिया के बहुत एनर्जी जो नीड्स हैं वो मेनली वहाँ से पूरी हो रही है। कहाँ से, ईरान से। दूसरा है कि देखो अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया में जाने का कहीं ना कहीं रास्ता है। ठीक है, ऑल्सो ईरान इज़ की टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीजनल पावर है गल्फ रीजन में। ठीक है, गल्फ रीजन में मेनली रीजनल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी क्या अगर आपको अफगानिस्तान जाना पड़े, सेंट्रल एशिया जाना पड़े तो आपको पाकिस्तान से बीच में होकर आने की जरूरत नहीं है अगर आपके ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है। रिसेंट इशूज़ क्या है, देखो आपको पता है कि इंडिया ने बोला था कि वो छाबाहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई ईरान की भी हेल्प करता है तो उस पर भी इनडायरेक्टली सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो इस वजह से ये इशू आया था। ईरान इंसिस्टेंस टू गिव छाबाहार जाहिदान रेलवे कॉन्ट्रैक्ट टू ख़त्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शन, ये क्यों आया था, क्योंकि एंटिटी किसके अंदर है, यूएस सेकेंडरी सैंक्शन के अंदर है। इसका मतलब जो भी कंपनीज जो इसका डील करेगी वो भी रेस्ट्रिक्शन फेस करेगी। दूसरा हमें क्या करना है, अभी क्या चाइनाज़ के कहीं ना कहीं ईरान के थ्रू जो रोड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि उनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो रही है। तीसरी बात यह है कि जो यूएस सैंक्शन कहीं ना कहीं जो ईरान के अगेंस्ट लगी हुई है वो इंडिया और ईरान के जो बीच की ट्रेड और पार्टनरशिप है उसे क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, सो गाइस यही बात थी जो हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो गाइस अभी क्या हुआ है, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था। इसके अंडर क्या है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने क्या करी है, कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस इशू करी है ताकि हम अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें प्रिवेंट कर सकें और जो हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो गाइडलाइन में सभी चीज़ कवर है कि किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, या अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है किस तरह से कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट और मीडियम। चलो देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस देखिए। देखो पहली बार डिस्क्लेमर की बात करिए। देखो डिस्क्लेमर की बात ये करिए कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा डिस्क्लेमर दे दिया जो नोटिसेबल ही ना, मतलब नोटिस ही ना हो या फिर अंडरस्टैंड ही ना हो। तो अगर ऐसा डिस्क्लेमर दे रहे हो तो उससे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। जैसे आप सिगरेट की डब्बी लेते हो तो उस पर क्या अच्छे से, मतलब कि पूरा अच्छे से शो होता है ना। अगर वही उसको वो बिल्कुल छोटे शब्दों में अलग से लिख दे जहाँ पे आपको नोटिसेबल ही ना हो, ठीक है, या फिर आपको समझ ही ना सको, कुछ ऐसी भाषा में लिखते हैं तो उस तरह क्या आएगा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये लिखा है अगर आप कोई डिस्क्लेमर दे रहे हो तो उसे अच्छे से शो करो। ठीक है, इट शुड बी नोटिसेबल, ठीक है, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये लिखा है इफ़ नॉट इजीली नोटिसेबल, लेजिबल और अंडरस्टैंडेबल टू एन ऑर्डिनरी कस्टमर। अगर ऑर्डिनरी कस्टमर उसे अच्छे से नहीं समझ पा रहा तो उसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। दूसरी बात है फॉर एंडोर्सर। देखो एंडोर्सर क्या होता है, जो मेनली कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंडोर्सर। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स या कंपैरिजन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मत कर रहा है एडवर्टाइजमेंट्स में तो उसे वो अपीयर करने होंगे कि हाँ वो कर रहा है, ये नहीं है कि, और उसे वो एविडेंस भी देना पड़ेगा। सब्सटेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एविडेंस देना। ठीक है, ऑल डिस्क्रिप्शंस, क्लेम्स एंड कंपैरिजन दैट दे एंडोर्स और दैट आर मेड इन एडवर्टाइजमेंट दे अपीयर इन आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली असर्टेन एंड आर कैपेबल ऑफ सब्सटेंशियल। मतलब कि जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में शो किया है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है भी कि वो एविडेंस ना प्रूव कर पाए। ठीक है, तीसरा है ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। देखो सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट करना क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। तो उन्होंने ये बोला है जो गुड्स और सर्विसेज उस कैटेगरी में आते हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिट होता है, उन्हें ये नहीं है कि आप किसी और तरीके से उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दो, मतलब कि इनडायरेक्टली नहीं करना चाहिए। मतलब कि उन्हें क्या करना है,
कहीं ये ना हो कि आप किसी और प्रोडक्ट की, किसी और गुड्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और उसी के बीच में क्या करते हो, उसकी इनडायरेक्टली वे में एडवर्टाइज करते हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये लिखा है, गुड्स और सर्विसेज हुज एडवर्टाइजिंग इज अदरवाइज प्रोहिबिटेड शैल नॉट सर्कमवेंट सच रेस्ट्रिक्शंस बाय एडवर्टाइजिंग अदर गुड्स और सर्विसेज ऑफ विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, पता चले सनसिल्क की शैम्पू की अगर वो उसकी एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड नहीं है पर उसी में आपने कुछ ऐसे डाल दिया जो चीज़ प्रोहिबिटेड है। ठीक है, जैसे आप फेयर एंड लवली का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ऑन फ्री क्लेम, देखो फ्री क्लेम्स क्या है, बिना आप तोल बाजार देख लो यार, ये लोग क्या है फ्री क्लेम करते रहते हैं। या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो गुड्स और सर्विसेज को फ्री दे रही हो कि हाँ यार आप ले लो, फ्री ना, मतलब कि ऐसी तो होनी ही नहीं चाहिए। या फिर ये बोल रहे हो कि ठीक है आप एक काम करो, इस प्रोडक्ट को बाय करके कुछ भी दे दो, मतलब आप इसका जैसे बार्टर सिस्टम नहीं होता उस तरह से दे दो, तो इस तरह से वो फ्री क्लेम नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। एन एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट डिस्क्राइब अ गुड्स और सर्विस एज फ्री विदाउट चार्ज और अदर सिमिलर टर्म्स, मतलब कि इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ टू पे एनीथिंग अदर देन कॉस्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन बेट एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो आपको ट्रैक कर रही हूँ। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे कि आप इस गुड्स और सर्विसेज को लो विदाउट अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एडवर्टाइजमेंट गुड एट सर्विसेज एट प्राइस ऑफर। ठीक है, जबकि आपका कोई मतलब श्योर भी नहीं हो कि आप उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हो, तो आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी जो इररेलेवेंट कंज्यूमर्स को सिर्फ अट्रैक्ट करे और आपको ट्रैप कर ले। ठीक है, आप उसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फ्रीडम 251 ये मोबाइल आया था, जबकि बोल रहा था 250 रुपये में आपको मोबाइल दे देंगे। ठीक है, तो उसने क्या करा था, इररेलेवेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था और उसके बाद कोई उसने दिया भी नहीं। तो यही इसमें बात है। आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। केशवानंद भारती, तो गाइस केशवानंद भारती आपको पता ही होगा, इनकी अभी डेथ हुई है। तो ये क्या थे, एक मतलब कि एक तरह से इनको प्रोफेट बोला जाता है, किसके, केरला के इदनरमुट के कसारकोड डिस्ट्रिक्ट में थे। देखो केशवानंद भारती केस आपको पता है 1973 में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, बताया था कि हाँ भी ये कुछ एग्जिस्ट करता है। केस ने बताया था कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, उन्होंने बोला था कि हाँ भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एक शर्त है कि हम उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे वायलेट नहीं कर सकते, उसे छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है के शेप रिकवरी। देखो के शेप रिकवरी क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, देखो अगर आप जो, देखो आपको पता है कि इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत है। तो एक जो टॉप सोसाइटी है, एक होते हैं जो नीचे मिडल और एक लोअर सोसाइटी। देखो के शेप रिकवरी में ये होता है कि भी यार जैसे जो टॉप शेप्ड है उसकी तो भाई बहुत अच्छी चीज़ें जा रही है, लेकिन जो मिडल और लोअर पोर्शन है ना, उनकी चीज़ें क्या वर्स्ट हो रही हैं। तो इसी को बोला है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल भी दिया है। इसका मतलब ये होता है दैट टॉप आर सीइंग थिंग्स गो अप, मतलब टॉप से देखा तो वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन जो मिडल और बिलो में है वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत डाउन जा रही हैं, भी बहुत वर्स जा रही हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया गया, जैसे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत हेल्थी जा रहा है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी जॉब्स खो चुके हैं। इसका मतलब ये सेम इन्होंने बताया कि इनइक्वालिटी किस तरह हमारी जॉब मार्केट में किस तरह से एक्सटेंड है। जो लोअर स्किल्ड वर्कर्स हैं वो मेनली अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, जबकि जो जॉब प्रोसेस अगर हम सर्विस सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में हुए तो वहाँ पे इतना नहीं हुआ। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया के शेप रिकवरी के बारे में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो गाइस ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, ये मेनली क्या, सपोज करो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कोई यहाँ पे, ठीक है, अपने इंडिया में कोई एनजीओ है, अगर उसे फॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं तो उसे क्या करना होता है, पहले ये लाइसेंस लेना होता है, दैट इज़ द FCRA, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, अगर उसने ये लाइसेंस ले लिया तो इसका मतलब क्या है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकता है और उसे यूटिलाइज करता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी एसोसिएशन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उस पैसे को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को गलत वे में यूटिलाइज करता है, मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी यही हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी क्या किया है, 4 जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है उनका जो लाइसेंस है उन्हें क्या किया, सस्पेंड किया। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो गाइस आपको पता ही होगा कि विलेज के लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला हुआ है। देखो ये सब स्कीम है किसके अंडर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर है। किसके द्वारा चलाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसका एम यही है कि हमें क्या करना है, जो रूरल हाउस होल्ड हैं, जो गाँव में हैं, जो विलेजेस में हैं, उन लोगों को क्या करना है, एंटरप्रेन्योर मतलब कि उसके अंडर सेटअप करना है उनको, ताकि वो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सके, इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, इसमें मेनली 3 मेजर पिलर्स पे ये काम करती है, जैसे फाइनेंस इनको प्रोवाइड करती है, स्किल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, इंक्यूबेशन प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म विजन देखो इसका यही है कि हम 1 करोड़ विलेजेस में एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकें, साथ में हम डायरेक्टली क्या है 2 करोड़ लोगों को हम क्या कर सकें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। अगर हम अगस्त 2020 तक देखे जाए, अराउंड 1 लाख एंटरप्राइजेस ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें से 75% जो एंटरप्राइजेस हैं वो ओन्ड और मैनेज किसके द्वारा किए जा रहे हैं, वुमेन के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, डाटा
फ्रॉम आर रिपोर्ट ऑन एजुकेशन रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी क्या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने एजुकेशन से रिगार्डिंग एक रिपोर्ट डाटा क्या किया है, रिलीज़ किया है। इसमें देखा जाए जो टॉप 5 स्टेट हैं जिनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, जैसे केरला जिसका है 96.2% है, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। जबकि बॉटम 5 कौन से हैं भाई, यूपी, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोएस्ट है, दैट इज 66.4%। अगर मेल फीमेल लिटरेसी गैप देखा जाए ऑल इंडिया लेवल पे वो 14.4 परसेंटेज पॉइंट्स का। मेल का लिटरेसी रेट 84.7% है और फीमेल का लिटरेसी रेट 70.3% है। बाकी ये तो आपको पता ही होगा, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है। ये क्या करता है, जो भी लार्ज स्केल सैंपल सर्विस हैं ऑल इंडिया बेसिस पे क्या करता है, कंडक्ट करता है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्लीन एयर हमें करना है, ठीक है, ताकि हमारे जो स्काई है पूरे अच्छे तरह से ब्लू ही दिखे, ठीक है, काले ना दिखे। तो 2019 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और बताया था कि अब हम क्या करेंगे, 2020 से हर साल हम 7 सितंबर को एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की तरह सेलिब्रेट किया करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम है 7 सितंबर 2020 जब फर्स्ट टाइम हमने क्या बनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। देखो इसका एम यही है, इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस रेज करनी है हर एक लेवल पे। हमें लोगों को ये अवेयर करना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं किस तरह एयर क्वालिटी से लिंक्ड है, ठीक है। अगर हम अपना एनवायरनमेंट चैलेंजेस किस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। तीसरा हमें ये बताना है कि क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम पूरे करके अपनी एयर क्वालिटी हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा यही है कि हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को, इंटरनेशनल एक्टर्स या एनजीओज हो गए या फिर एसोसिएशन हो गए, उन्हें किस तरह इकट्ठा लाके हम एक स्ट्रेटेजिक एलियंस बना सकते हैं ताकि हम एयर की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसमें बात करिए। वार्मिंग अरेबियन सी, देखो साइंटिस्ट ने के अकॉर्डिंग ये है कि अरेबियन सी अनयूजली वार्म हो रहा है, जिस वजह से क्या है, अगस्त में काफ़ी हमने देखा कि इंटेंस क्या हुई है, मानसून रेन हुई है। अर्लियर रिपोर्ट्स ने ये भी बोला था कि जो अरेबियन सी है वो अभी दिन प्रतिदिन क्या है, वार्मर हो जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी वजह से क्या है, एक्सट्रीम रेन देखने को मिल रही है मेनली वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडिया में। सिंस कहीं ना कहीं क्योंकि वार्मिंग की वजह से क्या है, जो मानसून विंड्स में जो फ्लक्चुएशन है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं और साथ में क्या है, जो मॉइस्चर है वो भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ है फ्रॉम अरेबियन सी टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूज़, मालाबार और रिबोलन। देखो गाइस ये एक मोपला रिवोल्ट हुआ था, ये मेनली ये आर्म रिवोल्ट था, किसके द्वारा किया गया था, केरला के मपीला मुस्लिम्स के द्वारा और साथ में लैंडलॉर्ड्स थे जो कि मेनली हिंदूज थे, उन दोनों के द्वारा किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी 1921 में। ये खिलाफत मूवमेंट का पार्ट भी था और इसे पॉपुलरली मोपला रिबोलन भी बोलते हैं। मोपला जो थे मेनली पुअर पीजेंट थे। इट इज़ ऑफन परसीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ द नेशनलिस्ट अपराइजिंग इन द साउथर्न इंडिया। जो अगर 1857 की रिवोल्ट्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में कितने रिवोल्ट्स हुए, साउदर्न इंडिया मेनली क्या था अनडिस्टर्ब्ड ही रहा था। तो वही बात है कि ये पहला, अगर देखा जाए साउदर्न इंडिया में पहला ऐसा था कि जो एक नेशनल अपराइजिंग देखने को मिली थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू मूवमेंट विद सम एग्रेशन ब्रिंकिंग इन गुरखा रेजिमेंट टू सप्रेस इट एंड इम्पोज मार्शल। तो ब्रिटिश ने इस मोपला रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, वहाँ पे गुरखा रेजिमेंट को क्या किया था, डिप्लॉय किया था और उसे सप्रेस करने के लिए, और वहाँ पे मार्शल लॉ भी इम्पोज किया था, ठीक है। तो 6 से 7 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।